सो वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट दो वीडियोस में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और किसी भी एक बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो मैंने बताया था आपको कुलाम्ब्स लॉ जो है उसकी हेल्प से हम दो चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसका नेचर कैसा होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। और उसके बाद में हमने लास्ट में ये देखा था कि जो हमने ये कुलाम्ब्स लॉ पढ़ा था दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो जो कुलाम्ब्स लॉ है क्या वो हर जगह एप्लीकेबल है क्या। तो उसकी हमने बताई देखी थी, दो कंडीशन थी कि दो लिमिटेशन थी उसकी। पहली लिमिटेशन तो ये थी कि कुलाम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, एंड सेकंड लिमिटेशन जो थी वो ये थी कि कुलाम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द स्टैटिक चार्ज। तो डिटेल में आपने उस वीडियो में देखा होगा। आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है न्यूमेरिकल्स करने हैं हमको, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, फिर ज़्यादा न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा कुलाम्ब्स लॉ पे बेस्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है इसका। तो सबसे बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखिए क्या है। आपको बोला गया है कि एक बॉडी है ए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, वो एक बी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है वो एक बी बॉडी को क्या कर रही है, आपकी अट्रैक्ट कर रही है। तो आपको ये बताना है कि इस बी बॉडी पे चार्ज कौन सा हो सकता है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन में आपको दे रहा हूं नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन में आपको दे रहा हूं न्यूट्रल, एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो है कांट डिटरमाइन। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको क्या है। क्वेश्चन है आपका कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो बी बॉडी पे कौन सा चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या कांट डिटरमाइन। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एक तो नेगेटिव, एक होगा न्यूट्रल। ठीक है, समझते हैं ऐसा क्यों। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बी वाली बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बी वाली बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में तो रिपल्शन लग रहा होता। जबकि हमको ये बोला गया है कि ये बी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इस पर उल्टा चार्ज हो, इसका अपोजिट चार्ज हो। तो इसका मतलब नेगेटिव तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है क्या, तो हाँ ये बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है। मैंने चार्ज वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है कि एक पॉइंट पार्टिकल और एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल और एक चार्ज बॉडी जो है वो एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसका रीजन मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है। मैं एक बार यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर ये न्यूट्रल भी है तो कैसे अट्रैक्ट हो सकती है। तो देखो अगर ये न्यूट्रल है तो उसका मतलब ये तो है नहीं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होंगे, तो मैं बोलूंगा न्यूट्रल है लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे। आ रही बात समझ में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ना हो, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो होगा क्या, इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके इधर आ गए अट्रैक्शन की वजह से, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए तो इधर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उधर के इलेक्ट्रॉन कम हो गए क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट आके हो गए, तो उधर जो चार्ज हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं तो उनको तो निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है और इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन लग रहा है, लेकिन ये वाला जो पॉजिटिव है वो दूर है, तो रिपल्शन फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू कम है, और ये नेगेटिव पास है, इसका मतलब अट्रैक्शन जो फोर्स है उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, अट्रैक्शन बचेगा। इसका मतलब ये न्यूट्रल बॉडी होगी तो भी ये क्या हो सकता है, आपका अट्रैक्ट हो सकता है। तो जल्दीबाजी में इसमें गलती मत कर देना। अगर ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन हो तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट फिर भी हम जल्दीबाजी में ये सोचते हैं केवल नेगेटिव बॉडी ही ये हो सकती है, जबकि देखा जाए तो नेगेटिव के अलावा ये न्यूट्रल भी पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हमारे पास 5 स्टायरोफोम बॉल्स हैं, 5 छोटी छोटी बॉल्स हैं स्टायरोफोम की बनी हुई है। ऐसे हमारे पास 5 बॉल है जो स्टायरोफोम की बनी हुई है। बेसिकली स्टायरोफोम इसलिए बोला गया है क्योंकि स्टायरोफोम की बनी हुई जो बॉल्स होती हैं वो इजीली जो है वो चार्ज हो जाती है। ठीक है, चलो वो सब छोड़ो। हमको ये बोला गया क्वेश्चन में हमको पास 5 बॉल है ए बी सी डी ई। हमको इन पांचों बॉल्स पे चार्ज बताना है कि किस किस बॉल पे कौन कौन सा चार्ज है, और अगर किसी बॉल पे चार्ज नहीं है तो उसके बारे में भी हमको बताना है कि कौन सी बॉल तो जो है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, कौन सी बॉल जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और इनमें से कौन सी बॉल जो है वो न्यूट्रल है। लेकिन उनको बताने के लिए मतलब चार्ज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। तो उन 3 स्टेटमेंट्स की हेल्प से हमको बताना है कि इन पांचों पे कौन कौन से चार्ज है। तो पहले मैं आपको वो स्टेटमेंट्स बताता हूँ कि वो स्टेटमेंट्स हमको क्या क्या दे रखे हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमको ये बोला गया है कि ए जो है वो रिपेल करती है सी को एंड अट्रैक्ट करती है बी को। तो एक स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि ए जो है वो सी को तो रिपेल करती है बट बी को क्या करती है आपकी अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ऐसे ही आपको जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है उसमें आपको दे रखा है कि डी जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है बी को एंड हैज नो इफेक्ट विद ई। मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि डी जो है वो वाली बॉल जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रही है बट ई के साथ कोई इफेक्ट शो नहीं कर रही। आ रही है बात समझ में? ये आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है? थर्ड स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कि, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है देखो, थर्ड स्टेटमेंट बोला गया कि एक नेगेटिवली चार्ज रोड है, चार्ज रोड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड ई। मतलब एक नेगेटिवली चार्ज रोड जो है उसको मैं जब ए के पास लेके जाता हूं और जब मैं ई के पास लेके जाता हूं तो वो दोनों को क्या करती है आपकी अट्रैक्ट करती है। आ रही बात समझ में? एक नेगेटिवली चार्ज रोड जो है वो ए वाली बॉल को भी अट्रैक्ट कर रही है और ई वाली बॉल को भी अट्रैक्ट कर रही है। तो इन 3 स्टेटमेंट्स की हेल्प से आपको ये बताना है कि इन पांचों बॉल्स पे चार्ज कौन कौन सा है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो पहले तो एक काम करो, आप सेकंड स्टेटमेंट पे आओ क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट से अपनी 2 बॉल के पर चार्ज डायरेक्ट पता लग जाएगा। क्या देखो, सेकंड स्टेटमेंट में हमको बोला गया कि डी जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन ई के साथ कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा। तो अगर डी और ई के बीच में कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा तो ये गारंटी है कि दोनों पे कोई चार्ज नहीं है। क्यों? अगर दोनों में से किसी पर भी एक चार्ज होता, जैसे मान लो डी पे चार्ज होता, तो वो ई को तो वो अट्रैक्ट कर रहा होता, क्योंकि एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को तो अट्रैक्ट कर सकती है। ये मैंने आपको चार्ज वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, और लास्ट वीडियो में भी मतलब लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है अभी। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि डी और ई के बीच में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये गारंटी है कि दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो हमारे पास 2 बॉल के बारे में तो पता लग गया कि डी और ई दोनों बॉल्स कैसी हैं हमारी, दोनों बॉल्स जो है हमारी वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो 2 बॉल तो हमारी न्यूट्रल लगी तो हमको समझ में आ गया। अब डी जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब डी अगर बी को अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन डी के पास कोई चार्ज नहीं है तो बी के पास फिर चार्ज होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर बी के पास भी नहीं होगा तो डी और बी के बीच में भी फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जबकि हमको बोला गया है कि बी वाली जो बॉल है वो डी से अट्रैक्ट हो रही है, तो डी पे चार्ज नहीं है, इसका मतलब बी पे तो होना जरूरी है। तो बी पे चार्ज होगा, अब वो कौन सा होगा चलो वो देखेंगे अभी। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रोड जो है वो ए को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर एक नेगेटिवली चार्ज रोड जो है वो ए को अट्रैक्ट कर रही है तो ए पर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो चार्ज पॉजिटिव होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज रोड उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो ए पे 2 ऑप्शन है, अब या तो पॉजिटिव या फिर कुछ भी नहीं। अब देखते हैं पॉजिटिव होगा या कुछ भी नहीं होगा, वो स्टेटमेंट 1 से पता लगेगा। अब ए वाली जो बॉल है वो सी को रिपेल कर रही है। अब ए और सी के बीच में रिपल्शन लग रहा है, इसका मतलब दोनों पे चार्ज होना जरूरी है। ठीक है, अगर अट्रैक्शन लग रहा होता तो मैं बोल सकता था कि हाँ भाई हो सकता है किसी एक पर ना हो, बट यहाँ पर रिपल्शन लग रहा है तो ए और सी के बीच में रिपल्शन लग रहा है, इसका मतलब चार्ज दोनों पे पक्का है। ठीक है, तो चार्ज ए पर भी है और चार्ज सी पर भी है। अब चार्ज ए पर जो ऑप्शन था वो क्या था, या तो पॉजिटिव या कुछ भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव रोड उसको अट्रैक्ट कर रही है।
तो ए पर चार्ज होना जरूरी है क्योंकि वो सी को रिपेल कर रहा है। तो ए पर जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा आपके पास, पॉजिटिव, क्योंकि ए पे तो चार्ज पक्का आएगा। और सी से रिपेल हो रही है तो सी पर भी चार्ज पक्का आएगा, और सी पर जो चार्ज आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि सेम चार्ज ही रिपेल कर सकते हैं आपस में एक दूसरे को, तो सी पर भी पॉजिटिव आएगा। अब बी पर कौन सा चार्ज आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि बी पर चार्ज होना जरूरी है क्योंकि डी पर नहीं है चार्ज और बी जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो डी पर चार्ज नहीं है और बी उससे अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब बी पे चार्ज पक्का जरूर है। ठीक है, अब बी पे पक्का चार्ज कौन सा है, तो वो देखो बी जो है वो ए से अट्रैक्ट हो रहा है। अगर बी ए से अट्रैक्ट हो रहा है और उस पर चार्ज होना जरूरी है तो उसके पर चार्ज ए का उल्टा होगा, यानी बी पे जो चार्ज होगा वहां पर कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। तो बी पे जो चार्ज आ गया वो आपका कैसा आ गया, नेगेटिव। तो सारी पोल्स पे मैंने आपको चार्ज बता दिए हैं। डी और ई पे तो कोई चार्ज नहीं है, ए और सी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और बी पे जो चार्ज है वो आपका कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज के पर ये अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। तो चलिए ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, उसको -1 कूलम चार्ज देना है। ठीक है, उसको कितना चार्ज देना है, -1 कूलम चार्ज देना है। तो पहले तो ये बताओ कि अगर उसको -1 कूलम चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो मैं सीधी सीधी बात ये कि न्यूट्रल बॉडी को -1 कूलम चार्ज देना है, यानी इसको नेगेटिवली चार्ज करना है। तो अगर उसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो ये तो फिक्स है कि इसको चार्ज देने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो हमको यही बताना है कि अगर इस न्यूट्रल बॉडी को -1 कूलम चार्ज देना है तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, एक न्यूट्रल बॉडी को -1 कूलम चार्ज देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। मैंने आपको बताया था कि चार्ज क्वांटाइज होता है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि Q बराबर जो होता है वो ±n ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना चार्ज देना है इसको, 1 कूलम चार्ज देना है। तो 1 कूलम बराबर n इंटू ई जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से जो n आएगा वो आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो वो जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 6.25 इंटू 10⁻18 जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे। तो ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको -1 कूलम चार्ज देना है तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन अंदर इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे। अगर मुझे +1 कूलम देना होता तो मैं क्या करता, तो +1 कूलम देने के लिए मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते, इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते। आ रही बात समझ में। इस क्वेश्चन से मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि 1 कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी को देना है तो देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन का आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर -1 कूलम देना है तो उतने सारे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे, और +1 कूलम देना है तो उतने सारे इलेक्ट्रॉन आपको वहां से निकालने पड़ेंगे। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन ऐड करना या इतने सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ निकालना बड़ा टिपिकल काम है, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो उनके बीच में रिपल्शन भी बहुत खतरनाक लगता है। आ रही बात समझ में। तो 1 कूलम जो चार्ज है ना, ये कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है 1 कूलम चार्ज। मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन से। तो जनरली हम जो डील करते हैं चार्ज से वो माइक्रो कूलम में करते हैं। ठीक है, कूलम जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। अगर आपको इसी, वैसे तो आपको इस चीज से समझ में आ गया होगा क्योंकि 1 कूलम चार्ज के लिए आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करना पड़ रहा है। अगर अभी भी आपको थोड़ा सा रियलाइज नहीं हुआ तो मैं एक न्यूमेरिकल और करवा रहा हूँ अभी, उससे आपको थोड़ा सा अच्छे से फील हो जाएगा कि कूलम जो है वो बहुत बड़ी यूनिट कैसे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं 2 चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्सेस पे। ठीक है, चार्ज पे तो इतने क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं। ठीक है, वो आप अपने लेवल पे कर सकते हो। तो मैंने 3 ही क्वेश्चन करवाए आपको चार्ज पे। मेरा मेन जो फोकस है वो है कूलम्ब्स लॉ पे। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ पे सबसे बेसिक से न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे लेवल में बढ़ाते बढ़ाते एडवांस की तरफ मूव करूंगा। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, बिल्कुल बच्चों वाला न्यूमेरिकल है, आसान सा न्यूमेरिकल है। आपको बोला गया है कि 2 चार्ज हैं, एक है मान लो 10 कूलम का और एक है मान लो 20 कूलम का।
और इनके बीच की जो डिस्टेंस है सपोज करो वो 2 मीटर है, ठीक है, और ये दोनों चार्जेस जो वो एयर में रखे हैं और दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, तो इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर क्या होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया। 10 कूलाम और 20 कूलाम के 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं और ये दोनों पॉइंट चार्ज जो वो एयर में रखे हैं। तो आपको बताना है इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी और आपको ये बताना है उसका नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहले अगर मैं नेचर की बात करूं तो दोनों के दोनों चार्जेस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो सीधी सीधी बात है कि नेचर तो रिपल्सिव होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपको आता है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको सोल्व कर देता हूँ। तो जो फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये एयर में रखे हैं तो k जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ पे जो F आएगा वो आएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 दैट इज 10 कूलम इंटू Q2 20 कूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर यानी 4, ठीक है। तो जब आप यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका ये कटेगा 2, ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा आपको कितनी बार 10 टाइम्स। तो ये जो F आपका आएगा वो आएगा 45 × 10⁻10 न्यूटन। समझ पा रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये मतलब 10 कूलाम और 20 कूलाम के चार्ज अगर 2 मीटर की डिस्टेंस पे भी रखे हैं तो फोर्स की वैल्यू देखो कितनी खतरनाक फोर्स की वैल्यू आई है, 45 × 10⁻10 न्यूटन। मतलब अगर यहाँ पे 10 कूलाम चार्ज रखना है और यहाँ पे 10 कूलाम चार्ज रखा है और वो 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं तो उनके बीच में बहुत खतरनाक रिपल्शन फोर्स लग रहा है। तो अगर आपको उनको दूर जाने से रोकना है तो इतना बड़े फोर्स को आपको डील करना पड़ेगा। तो मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा था कि 1 कूलाम या 10 कूलाम जो ये चार्जेस होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, इनको हैंडल करना बहुत टिपिकल है क्योंकि फोर्स की वैल्यू देखो बहुत खतरनाक आएगी इन दोनों के बीच में। आ रही बात समझ में? अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे एक सिंपल सी चीज पूछूं कि 10 कूलाम वाले पे और 20 कूलाम वाले पे फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों में से किस पे ज्यादा लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या दोनों पे बराबर लग रहा है? तो एक बार सोचिए आप कि 10 कूलाम और 20 कूलाम दोनों चार्जेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो इनमें से किस पे ज्यादा लग रहा है और किस पे कम लग रहा है या दोनों पे बराबर लग रहा है? ठीक है, मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे दोनों पे बराबर फोर्स लग रहा है। आप कभी ऐसे मत सोचना कि 10 कूलाम का चार्ज कम है तो उस पर कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और 20 कूलाम का चार्ज जो है वो ज्यादा है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लगेगा। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दोनों के बीच का है, ये म्यूचुअल फोर्स है इन दोनों के बीच में। जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो दोनों पे बराबर लगता है। जैसे आप 10 कूलाम वाले पे चेक करोगे तो इस पे भी कैसे करोगे, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे इस पे चेक करोगे तो भी कैसे चेक करोगे, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है वो बराबर बराबर लग रहा है भाई। तो ये गलती मत कर देना, कहीं आपको लगे कि 10 कूलाम चार्ज कम है तो उस पर कम लगेगा और 20 कूलाम चार्ज ज्यादा है तो उस पर ज्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है, दोनों पे बराबर बराबर फोर्स लगता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो एक पॉइंट चार्ज ये है जो 1 माइक्रोकूलम का है, एक पॉइंट चार्ज और है जो है 10 माइक्रोकूलम का, ठीक है। मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ बी। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनके ऊपर 1 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। इनके बीच का सेपरेशन सपोज करो 2 मीटर है और ये जो है वो एयर में नहीं रखे, किसी और मीडियम में रखे हैं और उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 4 है। मतलब जिस मीडियम में वो रखे हैं उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो कितनी है आपकी, 4 है। तो आपको बताना है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखो क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो F इक्वल्स टू क्या होगा आपका, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो k होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एयर में नहीं रखा, यहाँ पे किसी दूसरे मीडियम में रखा है। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे F को तो F होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी होती है, जबकि यहाँ पे मीडियम कुछ और है इसलिए यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी आएगी। अब देखो यहाँ पे हमको मीडियम की परमिटिविटी नहीं दे रखी, हमको मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है। तो अगर आपने मेरा कूलम स्लो वाला वीडियो देखा हो
तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है मीडियम की, वो होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ये वाला फॉर्मूला मैंने वहां पे आपको बता रखा है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो होती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। तो यहां से जब आप परमिटिविटी ऑफ द मीडियम निकालोगे तो ये आपका आएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो अगर मैं एप्सिलॉन की जगह ये यहाँ पे ऐड डाल दूं वैल्यू, तो F इक्वल टू क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको मैं बोल सकता हूँ 9 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पे F जो आएगा देखो कितना आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2। Q1 है 1 माइक्रो कूलम, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू Q2 10 माइक्रो कूलम, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर मुझे दे रखा है 4, आर मुझे दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहां से जब आप F कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आएगा ये देखो 10⁻9 है, और ये एक पावर ये है, तो 10⁻ तो 10 है पॉजिटिव में, तो और नेगेटिव में है -6, और -6 यानी -12। तो -12 नेगेटिव में है और +10 जो है पॉजिटिव में है, और नेगेटिव में जो पावर बचेगी आपकी वो कितनी बचेगी -2 बचेगी, और नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया आपका F इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 16। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपका फाइनल आंसर होगा दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये मैंने बस एक न्यूमेरिकल आपको इसलिए करवा दिया है कि अगर मान लो एयर की जगह कुछ और मीडियम भी आ जाए तो भी हम दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन भी है। इसमें कुछ बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं और कुछ को तो शायद ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता। क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, पहले क्वेश्चन समझते हैं हम। क्वेश्चन को बोला गया कैलकुलेट द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। मतलब 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो जिनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, तो उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, हमको यही पूछा गया है। ठीक है, अच्छा मीडियम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो मीडियम हम एयर या वैक्यूम ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, अब ना दिक्कत ये आती है कि कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमको चार्ज तो दिया ही नहीं, तो हम ऐसा क्या चार्ज माने। तो क्वेश्चन में ही उसके लिए हिंट दे रखा है, हमको मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो 1 मीटर के सेपरेशन पे रखे हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे मीडियम दे रखा तो हम एयर मान के चल रहे हैं, तो K की वैल्यू तो फिक्स हो गई 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पे R भी हमारा फिक्स कर दिया कि जो सेपरेशन है वो 1 मीटर है। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि Q1 Q2 की वैल्यू जो है ना हम क्या लें। तो अगर मेरे को मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेना है तो मुझे Q1 Q2 की वैल्यू भी मिनिमम लेनी पड़ेगी। अब Q1 Q2 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो किसी भी बॉडी पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, तो मैं बोलूंगा किसी भी बॉडी पर मिनिमम चार्ज E के बराबर हो सकता है। ठीक है, E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। मैंने चार्ज वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि मिनिमम पॉसिबल जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन वाले को ऊपर नेगेटिव मानते हैं और प्रोटॉन वाले पर पॉजिटिव मानते हैं। तो सीधी सीधी बात ये है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में मुझे मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो सेपरेशन मेरा 1 मीटर है, तो दोनों चार्जेस जो है वो मिनिमम कितने कितने हो सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो जो भी पॉइंट चार्जेस है, सपोज करो ये A है ये B है, इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, तो इनके बीच में जो मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, इस पर चार्ज में E मान लूंगा, इस पर भी E मान लूंगा, तो जो F आएगा वो आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। 10⁻⁻⁹ और 10⁻⁻⁹ कितना हो गया आपका 10⁻38। ठीक है, और उसमें से +9 जो है वो हटेगा, तो कितना बचेगा आपके पास 10⁻29। ठीक है, तो पावर जो बचेगी 10 की वो तो बचेगी 10⁻29, और यहाँ पे क्या बचेगा देखो 1.6 इंटू 1.6 ये हो जाएगा 2.56।
2.56 इंटू 9, यानी 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻29। चाहो तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये जो मैंने वैल्यू निकाली है वो किसकी निकाली है? 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि ना एक कोई बॉडी है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी मान लेते हैं चलो। तो एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्फेरिकल बॉडी के चार्ज को हम सेंटर पे मान के कूलम्ब लॉ लगा सकते हैं। ये मैंने आपको कूलम्ब लॉ वाली वीडियो में बताया था, लेकिन सिर्फ स्फेरिकल बॉडी वालों के साथ जिसपे चार्ज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट हो। स्फेरिकल के अलावा अगर रोड आ जाए, रिंग आ जाए या डिस्क आ जाए तो वहां पे अपन ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ स्फेरिकल में ही हम ऐसा कर सकते हैं। वो आप मेरा कूलम्ब वाला वीडियो देखना, कूलम्ब लॉ वाला, उसमें मैंने आपको बता रखा है। तो आपको ये बोला गया है कि मान लो कोई स्फेरिकल बॉडी है, बहुत छोटी बॉडी है, इसकी रेडियस जो है वो बहुत स्मॉल है। तो एक नेग्लिजिबल रेडियस की कोई स्फेरिकल बॉल है जिसपे जो चार्ज है वो मान लो 10 कूलम्ब है। ठीक है, एक नेग्लिजिबल रेडियस की स्मॉल बॉल है जिस पर चार्ज जो है वो 10 कूलम्ब है। इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। ठीक है, तो दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया है और कुछ सेपरेशन पे रख दिया है। वो सेपरेशन मान लो आप आर है, कोई भी सेपरेशन है मान लो, वो सेपरेशन जो है वो मान लो आपका आर है। तो उसको दो भागों में तोड़ा, तो एक बॉल ये हो गई, एक बॉल ये हो गई, इनको मान लो कुछ सेपरेशन आर पे रख दिया। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना कितना होना चाहिए, इन दोनों पे चार्ज कितना कितना होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक नेग्लिजिबल रेडियस की एक बॉल थी जिसके ऊपर चार्ज 10 कूलम्ब था, उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया और दोनों टुकड़ों को कुछ सेपरेशन पे रख दिया। वो सेपरेशन मैंने स्मॉल आर मान लिया। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना कितना होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके सोचिए कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर मैं आपको उसको सोल्व करके बताता हूँ। तो हाई होप कि आपने इसको सोल्व किया होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले इसके पास 10 कूलम्ब चार्ज था, तो मान लो स्मॉल क्यू चार्ज इसके ऊपर चला गया, तो उसके पास चार्ज जो बचा होगा वो कितना बचा होगा? 10 माइनस क्यू बचा होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है। एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है। तो टोटल चार्ज 10 कूलम्ब था, तो इतना कूलम्ब चार्ज तो रहेगा ही रहेगा। तो इस पे अगर क्यू चला गया तो इस पे कितना बचा होगा? 10 माइनस क्यू बचा होगा। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा K 10 माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात आती है, जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात आती है, हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं और उस डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, ये आपको सबको बता रखा होगा। अगर आप मैथ्स के हो तो आपको वैसे ही पता होगा, नहीं तो आपको 11th में कई जगह आपने ऐसा किया भी होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये अब आपको पता है। तो अगर मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। यहाँ पे जो K है और ये जो R है ये तो फिक्स है, क्योंकि जो सेपरेशन पे रखा है वो सेपरेशन ग्राफ फिक्स है। और ये जो मीडियम है, अगर चाहे एयर हो चाहे कुछ भी मीडियम हो, K की वैल्यू भी फिक्स है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो Q है, मतलब कितना चार्ज और वो दोनों पे होगा वो वेरिएबल है। हो सकता है इस पे 1 कूलम्ब हो, या हो सकता है इस पे 2 कूलम्ब हो सकता है इस पे 3 कूलम्ब हो। तो Q जो है वो मेरा वेरिएबल है, तो मेरा जो डिफरेंशिएशन होगा वो Q की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू Q मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। K अपॉन आर स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ 10Q माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि दोनों पे चार्ज कितना कितना होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स निकले। तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू Q। तो जब आप df बाई dq करोगे इसका, तो df बाई dq देखो, K अपॉन आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे कैसे रहेगा? 10Q माइनस क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो 10Q का जो डिफरेंशिएशन होगा वो तो हो जाएगा 10 माइनस क्यू स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2Q। ठीक है, ये आपका आ गया। अब अगर मुझे मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है तो जो अपन डिफरेंशिएशन करते हैं उसको अपन किसके बराबर पुट कर देते हैं? 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो
मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए मुझे डी एफ अपॉन डी क्यू को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। जैसे ही आप जीरो के इक्वल पुट करोगे तो मतलब ये हो गया के अपॉन आर स्क्वायर इंटू 10 माइनस 2q जो है वो जीरो के इक्वल हो गया। तो के अपॉन आर स्क्वायर तो उधर जाके जीरो हो जाएगा। ये जो 10 माइनस 2q है ये इक्वल टू जीरो हो गया। तो जो 2q है वो इक्वल टू 10 हो गया। तो q इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5 कूलम। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ ये? तो ये क्या किया समझ में आया होगा आपको। मैंने इस पे चार्ज q मान लिया तो इस पे 10 माइनस q बचा होगा। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा k 10 माइनस q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ q को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा k अपॉन आर स्क्वायर 10q माइनस क्यू स्क्वायर। मुझे ये चेक करना है कि चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए दोनों पर कि मैक्सिमम फोर्स लगे इनके बीच में। तो मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन को फिर जीरो के बराबर पुट करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो क्यू है तो डिफरेंशिएशन जो है वो क्यू के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप डी एफ अपॉन डी क्यू करोगे तो क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 कूलम। आ रही बात समझ में? अच्छा आप ये भी चेक कर सकते हो कि फोर्स जो है वो मैक्सिमम लगेगा कि मिनिमम लगेगा। ये सब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। वैसे अगर आपको ये चेक करना है कि ये जो फोर्स आ रहा है मतलब क्यू बराबर 5 कूलम अगर यहाँ पे हो तो इन दोनों के बीच में फोर्स जो है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो आप उसको चेक भी कर सकते हो। वो कैसे चेक करोगे? आपको एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अरे बात समझ में? तो आप जब इसका एक और बार डिफरेंशिएशन चेक करोगे अगर वो वाली वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उसका मतलब ये हुआ कि इतने चार्ज पर आपका फोर्स मैक्सिमम होगा। और एक बार डिफरेंशिएशन करने पर अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आई इसका मतलब इस वैल्यू पे जो चीज होगी वो आपकी मिनिमम होगी। तो जब आप इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आप देखना जो d2f/dq2 आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अगर d2f/dq2 नेगेटिव में आया है तो उसका मतलब हम जो यहाँ पे जो चेक कर रहे हैं उस वैल्यू पर ये जो चीज है वो हमारी मैक्सिमम है। ठीक है, तो वो आपने वैसे मैथ में पढ़ा होगा, वैसे 12th में आता है ये, तो 12th में आप ये सब चीजें देख लोगे आप। लेकिन इतना तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे जो क्यू है वो मेरा कितना आ गया 5 कूलम आ गया। ठीक है, इसको हम वैसे भी चेक कर सकते थे बिना ये सब चीजें किए। हम थोड़ा सा इसको दिमाग से भी सोल्व कर सकते थे। कैसे? इस पर चार्ज 10 कूलम था तो हम क्या करते हैं एक बार इसको 1 कूलम चार्ज दे देते हैं। अगर मैं 1 कूलम चार्ज इसको दूंगा तो उसको कितना चार्ज मिलेगा 9 कूलम। तो अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है इनके बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है k 9 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है 9k अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं अगर इसको 8 दूं और तो इसके पास कितना आ जाएगा 2। तो अगर मैं इसको 8 दूंगा तो उसके बाद 2 कूलम चार्ज आएगा। तो अब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 8 इंटू 2 यानी 16। तो 16k अपॉन आर स्क्वायर। तो मतलब अभी फोर्स बढ़ गया। पहले जब 9 और 1 दिया था तो 9k अपॉन आर स्क्वायर था, अब है 16k अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं अगर इसको 7 दूं तो उसको 3 मिल जाएगा। तो अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा 21k अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे ही मैं इसको अगर 6 दूं इसको 4 दूं तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा 24k अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मैं इसको 5 दूं और इसको भी 5 दूं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा 25k अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम कब आ रहा है? तो मैक्सिमम तब आ रहा है, तो मैक्सिमम यहाँ पे कब आ रहा है? मैक्सिमम तब आ रहा है जब दोनों चार्जेस पे जो चार्ज आए हैं वो कैसे आए आपके इक्वल इक्वल आए हैं। तो जब दोनों पर 5-5 कूलम चार्ज होगा तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कोई एक बॉडी है जिस पर चार्ज टोटल चार्ज Q है तो उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और कुछ डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? तो मैं बोलूंगा उन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा जब दोनों पे बराबर बराबर चार्ज हो। तो अगर टोटल चार्ज Q था तो दोनों पर Q/2 चार्ज होगा तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। जैसे यहाँ पे 10 कूलम था तो आधा आधा मतलब 5-5 कूलम होगा तो मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को ये बोला गया है कि एक माइनस का Q2 चार्ज है जो फिक्स्ड है, मतलब ये फिक्स्ड है, ये मेरा मूव नहीं कर रहा, और इसके अराउंड एक प्लस Q1 चार्ज जो है वो रिवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो इसके अराउंड एक प्लस Q1 चार्ज जो है वो रिवोल्यूशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो एक Q1 चार्ज जो है, Q2 चार्ज जो है वो तो फिक्स्ड है और Q1 चार्ज जो है वो उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवोल्यूशन कर रहा है। और उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो सपोज करो R है
और इस Q1 चार्ज का जो मास है वो मान लो स्मॉल m है। तो इनका जो मास है, Q1 चार्ज का जो मास है वो तो स्मॉल m है, और जो जिस सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है उसकी रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि ये जो Q1 चार्ज है ये कितनी वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है। पहले तो एक तो ये बताना है, दूसरा आपको ये बताना है इस Q1 चार्ज का जो रिवोल्यूशन है उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, मतलब कि जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। ये हमको दो चीज बतानी है, और हमको ये बोला गया है कि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो आप नेग्लिजिबल मान के चलो, यानी ग्रेविटेशन फोर्स को आपको कंसिडर नहीं करना है इसके बीच में। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। एक प्लस Q1 चार्ज है जो माइनस Q2 चार्ज के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल r है जिस सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहे हैं। इसका जो Q1 चार्ज का जो मास है वो स्मॉल m है। आपको ये बताना है कि ये जो Q1 चार्ज है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और दूसरी बात आपको ये बतानी है कि जो ये Q1 चार्ज है इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, और एक चीज ये अज्यूम करते हुए चलना है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल है। तो एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वेलोसिटी कितनी होगी और टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपने सोचा होगा। तो पहले अपन देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो अगर ये सर्कुलर पाथ में रिवोल्यूशन कर रहा है तो ये तो फिक्स है कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा तो ही कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है या कोई भी जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर सकती है। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में तभी मूव कर सकती है जब उसको कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स मिले। ठीक है, तो देखो तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, कैसे मिलेगा? देखो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी तरफ फोर्स लगा रहा होगा KQ1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो KQ1 Q2 अपॉन r स्क्वायर जो फोर्स लग रहा है वो Q2 की ओर लग रहा है, Q2 की ओर लग रहा है, इसका मतलब सेंटर की ओर लग रहा है। तो ये जो KQ1 Q2 अपॉन r स्क्वायर जो चार्ज है, ये सॉरी ये जो फोर्स है वो इसको यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो अगर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है KQ1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, ये सब चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, इसी वजह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और इसको बैलेंस करने के लिए जो बाहर फोर्स लगेगा वो लगेगा mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन जो r है वो बराबर हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के। तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो आपका v आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ KQ1 Q2 अपॉन mr। ये आपका वेलोसिटी आ जाएगी जिस वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल आपका रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, अब हमको पूछा गया इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड निकालते हैं एक चक्कर पूरा करने में लगा टाइम, उसे कोई अपन बोलते हैं टाइम पीरियड। आ रही बात समझ में? तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक पूरा अपना पाथ पूरा कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको अपन उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक चक्कर पूरा करने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा? तो एक चक्कर पूरा करने के लिए इसको 2πr चलना पड़ेगा। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक चक्कर पूरा करना है तो 2πr चलना पड़ेगा, और कितनी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो मैं बोलूंगा इस v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा v। अब ये मैं v निकाल चुका हूं, तो ये v वहां पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ KQ1 Q2 अपॉन mr। तो वो mr कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, तो वो रूट mr आपका ऊपर चला जाएगा। अब आप चाहो तो k को 1/4πε0 पुट भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो आप आंसर को देख लेना कहाँ छोड़ना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मैं इसके आंसर को यहीं पे छोड़ रहा हूँ। चाहो तो आप यहाँ पे k की वैल्यू डाल सकते हो 1/4πε0, तो वो ऊपर चला जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो ये आपका टाइम पीरियड होगा, और ये इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे ये बोला गया है कि एक पॉइंट चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, और एक पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का।
तो 1.4 तो 1 माइक्रोकूलम का है, और 1.4 जो है वो 10 माइक्रोकूलम का है। इस 10 माइक्रोकूलम चार्ज का जो मास है वो है 10 ग्राम, और इस 1 माइक्रोकूलम का जो मास है वो है 1 ग्राम। ठीक है, और ये दोनों चार्ज जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हैं। ठीक है, दोनों चार्ज कहाँ पे रखे हैं? आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हैं। या तो उसको ऐसे बोल लो, स्फेरिकल बॉल्स मान लो, छोटी छोटी स्मॉल बॉल्स मान लो। ठीक है, तो मैं स्मॉल बॉल्स मान लेता हूँ। तो दो स्मॉल बॉल्स हैं, इसके ऊपर चार्ज 10 माइक्रोकूलम है और मास इसका 10 ग्राम है। इस पर चार्ज 1 माइक्रोकूलम है और मास इसका 1 ग्राम है। सीधी सीधी बात है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है वो सुनना। ये वाली बॉल जो है ये तो फिक्स्ड है, बट ये वाली बॉल जो है वो मूव कर सकती है। तो पहली बात तो ये कहाँ मूव करेगी? तो मैं बोलूंगा ये जो है वो उधर मूव करेगी। ठीक है, क्योंकि रिपेल कर रही है ये वाली बॉल, दोनों पे सेम चार्ज है। अब क्वेश्चन क्या है वो सुनना। क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पे जो ये ग्राउंड है, इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.1 है। इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कितना है? 0.1 है। तो आपको ये बताना है इस बॉल को इसके ज्यादा से ज्यादा कितना पास रख सकता हूं, मतलब इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन आपको बताना है कि इन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए कि ये जो 10 माइक्रोकूलम वाली जो बॉल है ये आपकी मूव ना करे। ये तो फिक्स है ही ऑलरेडी, ये मूव कर सकती है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होना चाहिए कि ये जो 10 माइक्रोकूलम वाली जो बॉल है ये मूव ना कर पाए। ठीक है, तो एक बार सोचिए आप कि क्या होगा इसका आंसर, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.1 है। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। देखो आप, मुझे एक चीज पता है, आपने 11th में पढ़ी होगी एनालाइम और फ्रिक्शन में, अगर किसी भी बॉडी, जो कोई बॉडी रेस्ट पे रखी है और उस पर फ्रिक्शन है, तो वो बॉडी तभी मूव कर सकती है जब मैं उसके ऊपर बाहर से उतना फोर्स लगा दूं जो उसके मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो। आ रही बात समझ में? मतलब अगर किसी बॉडी को खिसकाना है तो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? तो किसी भी बॉडी को खिसकाने के लिए हमको उतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा जो उसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर मेरा लगाया गया फोर्स, किसी भी बॉडी पे लगाया गया फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम है तो वो बॉडी मूव ही नहीं कर सकती। मतलब मेरा ये है, सपोज करो ये कोई बॉडी है, इसका मास मान लो 10 kg है। ठीक है, और मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो 0.2 है। मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 0.2 है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है? Fs बराबर वो हो सकता है म्यू एस इंटू एन। एन जो होगा वो यहाँ पे mg के बराबर होगा। mg नीचे लगेगा, नॉर्मल कहाँ लगेगा? ऊपर। तो यहाँ पे जो म्यू एस है वो 0.2 है। mg कितना हो जाएगा? अगर मैं g को 10 ले लूँ तो mg जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो आएगा मैक्सिमम वो कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन आ जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैंने इसके ऊपर 20 न्यूटन से कम फोर्स लगाया तो ये बॉडी मूव नहीं कर सकती। ये बॉडी तभी मूव करेगी जब मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स 20 न्यूटन से ज्यादा होगा। ठीक है, ये सब चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। यही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे काम आएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है? Fs बराबर म्यू इंटू एन। म्यू कितना दे रखा है? 0.1। और एन कितना होगा? mg के बराबर, क्योंकि mg लगेगा नीचे, नॉर्मल कहाँ लगेगा? ऊपर। तो mg के मतलब m 10 ग्राम में है, तो 10/1000 इंटू जी को मैं 10 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो Fs आएगा आपका वो कितना आ जाएगा? Fs आ जाएगा 0.01 न्यूटन। मतलब जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे वो कितना लग रहा है आपके पास? 0.01। तो मतलब अगर इस वाली बॉल पर इस फोर्स से ज्यादा फोर्स लग गया तो ये वाली बॉल जो है वो मूव कर जाएगी, और अगर इस बॉल पर इससे कम फोर्स लगा तो ये बॉल मूव नहीं कर पाएगी। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? अब देखो आगे, जैसे जैसे मैं इस बॉल को इसके पास लाता जाऊंगा इन दोनों के बीच में फोर्स जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर वो फोर्स बढ़ता बढ़ता इससे बड़ा हो गया तो ये वाली जो बॉल है वो मूव कर जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये बॉल कब तक मूव नहीं करेगी? ये बॉल तब तक मूव नहीं करेगी जब तक इस पर लगने वाला फोर्स इससे कम हो या ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर हो। तो मैंने मान लिया इसको खिसकाते खिसकाते मैं यहाँ तक लिया है, और यहाँ पे जो फोर्स है वो इतना लगा है। इससे और पास लाऊंगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लो यहाँ तक लाने पर जो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इसके बराबर हो गया।
तो मतलब उससे पास लाने पर वो जो फोर्स है वो और ज्यादा हो जाएगा, यानी वो मूव कर जाएगा। समझ में आ रही बात ये कहना चाह रहा हूँ? तो मैंने ये मान लिया कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मिनिमम आर मिनिमम हो सकता है। अगर इससे कम सेपरेशन हुआ तो वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है उससे बड़ी वैल्यू जो है ना वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की हो जाएगी, तो उसका मतलब वहां पे वो मूव कर जाएगा। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो देखो, तो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि अब जैसे जैसे मैं इस बॉल को पास लाता जाऊंगा इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है वो बढ़ता जाएगा। अगर वो बढ़ते बढ़ते इससे बड़ा हो गया तो फिर वो वाली जो बॉल है वो मूव कर जाएगी। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इसको मैं यहीं पे रख सकता हूँ। तो जो इनके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन है वो मान लो आर मिनिमम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिपल्शन लगेगा वो कहाँ लगेगा, वो लगेगा इस तरफ। तो ये जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा वो इस तरफ लगेगा। ठीक है, तो अगर ये बॉल उधर जाने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा आपके पास, पीछे लगेगा, तो वो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो ये बॉल तब तक मूव नहीं करेगी जब तक मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स से कम है या उसके बराबर है। अगर वो फोर्स उससे बड़ा हो गया तो ये वाली बॉल जो है वो क्या कर जाएगी, आपकी मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा वो कितना होगा, वो होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, या तो फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए या उससे कैसा होना चाहिए, आपका छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर वो बड़ा हो गया तो वो बॉल मूव कर जाएगी। तो के यानी 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 1 इंटू 10⁻6 इंटू Q2 10 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर शुड बी लेस देन 0.01। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 10⁻6 और 10⁻6 10⁻12 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 10⁻9 और 10। तो मतलब 10⁻10 तो प्लस में है और 10⁻12 माइनस में है। तो ओवरऑल जो 10 की पावर बचेगी वो -2 बचेगी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर शुड बी लेस देन 0.01। जब आप 10⁻2 उधर लेके जाओगे तो वो अपोन में आएगा, तो वो इससे कट जाएगा पूरा ऐसे कैसे, और आर स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, देखो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 9 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाएगा आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। मतलब आर की वैल्यू या तो 3 के बराबर होनी चाहिए या आर की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? और आर मैंने क्या माना था, इन दोनों के बीच का सेपरेशन। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन या तो 3 के बराबर होना चाहिए या इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। मुझे मिनिमम सेपरेशन पूछा गया था, तो मिनिमम सेपरेशन कितना हो जाएगा इस केस में, 3 मीटर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक और फ्रिक्शन दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन था, लेकिन टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। कुछ लोगों ने तो पहले ही कर लिया होगा इसको सॉल्व। तो चलो ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनको बोला गया कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज है ए और एक चार्ज है बी। दोनों पॉइंट चार्ज है। ये जो रखा है आपका वो रखा है 1,0,-1 पे, ये जो रखा है आपका वो रखा है 3,2,3 पे। ठीक है, मतलब दोनों चार्जेस की मुझे पोजीशन दे रखी है। एक तो रखा है 1,0,-1 पे, एक रखा है 3,2,3 पे, और एयर में रखे हैं। और ये जो ए बी जो है इनके चार्जेस कितने हैं, कितने ले भाई, चलो ले लेते हैं 10 माइक्रोकुलम और इस पे ले लेते हैं चलो 20 माइक्रोकुलम। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि दोनों पर जो एक दूसरे की वजह से फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू आपको बतानी है वेक्टर फॉर्म में। मींस आपको ये बताना है कि एफ ए बी वेक्टर तो कितना होगा और एफ बी ए वेक्टर जो होगा वो कितना होगा। मतलब ए पर बी की वजह से लगने वाले फोर्स और बी पर ए की वजह से लगने वाले फोर्स, दोनों की वैल्यू आपको बतानी है वेक्टर फॉर्म में। तो आप कैलकुलेट करिए, थोड़ा सा सोचिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या आएगा इसका आंसर। तो सोचा होगा आपने, चलो मैं बताता हूं आपको। तो एफ ए बी वेक्टर, देखो क्या मैं एफ ए बी वेक्टर को ऐसे बोल सकता हूं, एफ ए बी वेक्टर आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू आर ए बी वेक्टर। कैसे लिखा, आपने कुलाम्स लॉ वाला मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था
F12 वेक्टर जो होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू R12 कैप। बताया था ना मैंने। जैसे F12 वेक्टर को क्या लिखते हैं अपन, K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू R12 कैप, वो वेक्टर। और R12 वेक्टर क्या होता है, R12 वेक्टर होता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये सब चीजें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखी है, आप उस वीडियो में देख सकते हो। तो मुझे पहले यहाँ पे एक RAB वेक्टर चाहिए था, तो पहले एक काम करता हूँ, मैं RAB वेक्टर की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो RAB वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, RAB वेक्टर को लिखूंगा RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर। ठीक है। अब RA वेक्टर कितना होगा, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा देखो, 1 i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 1 k कैप, यानी i कैप माइनस 0 j कैप माइनस 1 k कैप। तो मैं लिख रहा हूँ i कैप माइनस k कैप, क्योंकि j में तो 0 है। और RB वेक्टर कितना है मेरे पास, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है। तो ये जो RAB वेक्टर है ये कितना हो जाएगा देखो, माइनस का 2i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 4k कैप, ये आपका हो जाएगा। देखना सही किया ना। ठीक है, ये आपका RAB वेक्टर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये RAB वेक्टर आ गया। अब इस RAB वेक्टर की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे देखो पुट कर रहा हूँ। तो FAB वेक्टर कितना हो जाएगा देखो, ये मैंने RAB वेक्टर कैसे निकाला समझ में आ गया होगा आपको। तो FAB वेक्टर कितना होगा देखो, K Q1 Q2, K Q1 Q2 मतलब 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1, 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई RAB वेक्टर का होल क्यूब, मतलब इसके मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा देखो, अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इंटू -4 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 16, तो हो जाएगा √24। तो ये आएगा √24 का होल क्यूब। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो √24 आएगा, तो उसका होल क्यूब इंटू RAB वेक्टर। और RAB वेक्टर मैंने निकाल रखा है -2i कैप -2j कैप -4k कैप। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा FAB वेक्टर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सोल्व करके, तो ये जो फाइनल वैल्यू है आपकी हो जाएगी FAB वेक्टर की। ऐसे ही आप FBA वेक्टर निकाल सकते हो। FBA वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, K Q1 Q2 अपॉन RBA वेक्टर का होल क्यूब इंटू RBA वेक्टर। RBA वेक्टर कैसे लिखोगे आप, RBA वेक्टर लिखोगे आप RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर। आ रही बात समझ में। वहां पे जब आप निकालोगे ना, तो मैं आपको बता देता हूँ वहां पे क्या आने वाला है। यहाँ पे तो यही सब आने वाला है, बस ये तीनों के तीनों वहां पे प्लस के हो जाएंगे। तो आप कैलकुलेट करके देखना, ये जो आपका तीनों के तीनों साइन जो आ रहे हैं ना, यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, -2i कैप -2j कैप -4k कैप। वहां पे ये तीनों के तीनों आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ सही सेम ही रहेगा। तो वो आप कैलकुलेट करना, आपसे हो जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। तो बस इस न्यूमेरिकल से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर वेक्टर फॉर्म पे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप वेक्टर फॉर्म पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। वेक्टर फॉर्म में मैं कुछ क्वेश्चन और भी करवाऊंगा अच्छे वाले, वो मैं थोड़ा सा आगे करवाऊंगा। अभी मैं वेक्टर फॉर्म पे और नहीं करवा रहा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे इजीली कर सकते हो। कुछ ढंग के क्वेश्चन है जो अपन आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमको बोला गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी जो साइड है वो स्मॉल a है। ठीक है, और इसके तीनों कॉर्नर्स पर स्मॉल q चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, तो तीनों कॉर्नर्स पर स्मॉल q चार्ज रखे हुए हैं। मैं नाम भी दे देता हूँ, चलो A, इसको नाम देता हूँ B, इसको नाम देता हूँ C। तो तीनों कॉर्नर्स पे ABC, तीनों कॉर्नर्स पे Q चार्ज रखे हैं। आपको किसी भी एक कॉर्नर पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इन तीनों में से किसी भी एक कॉर्नर पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ आप चलो C पे निकाल दो। तो आप एक काम करो, F नेट निकाल लो ऑन C, कितना आएगा। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो को पॉज करो, सोचो कि सी पर जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलो ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। हमें किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम।
तो हमको सी पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सी पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, देखो सी पर ये बी वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा और सी पर ये ए वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा। तो सी पर जो बी वाला चार्ज फोर्स लगा रहा होगा वो कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ, ठीक है। उसको मैं नाम दे रहा हूं एफ सी बी। एफ सी बी नाम क्यों दिया, क्योंकि मुझे सी पर फोर्स निकालना है बी की वजह से, इसलिए मैं एफ सी बी लिख रहा हूं। ऐसे ही ए वाला जो चार्ज है वो सी वाले पे फोर्स लगाएगा इधर, तो मैं उसको लिख रहा हूं एफ सी बी। एफ सी ए का मतलब है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। आ रही बात समझ में। अब देखो आप आगे, एफ ए सी बी और एफ सी ए की वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर मैं एफ सी बी की वैल्यू चेक करूं तो एफ सी बी कितना होगा, के क्यू वन क्यू टू यानी के क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्यू वन क्यू टू क्यू के बराबर है, अपॉन आर स्क्वायर। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड जो है उसकी ए है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एफ सी बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे ही आप एफ सी ए निकाल के देखो, एफ सी ए कितना आ रहा है। एफ सी ए भी जो आएगा आपका वो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को एक बार एफ मान लेता हूँ और एफ को लास्ट में मैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पुट कर दूंगा। तो मैंने एफ सी बी को भी एफ ही मान लिया है और एफ सी ए को भी मैंने एफ ही मान लिया है। तो मैं इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो देखो कितना आएगा। तो एफ सी ए जो है वो भी एफ के इक्वल ही है और एफ सी बी जो है वो भी एफ ही के इक्वल है। अब मुझे सी पे नेट फोर्स निकालना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मैं कैसे निकालूंगा, वो मेरे को पता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का अपन रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से। तो अगर मेरे को रिजल्टेंट निकालना है तो मुझे इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों के तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे हमारे, 60 डिग्री के होंगे। तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60। तो सी पर नेट फोर्स निकालना है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स एफ के बराबर है और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री का है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट। एफ नेट हो जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2ff cos 60। ये 2ff cos 60 मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 60 जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, उस 1/2 से ये 2 कट जाएगा, तो अंडर रूट में अपना हो जाएगा f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर यानी रूट में 3f स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा रूट 3f। और f मैंने किसको माना था, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को। तो ये जो आंसर आएगा आपका वो आएगा रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आपका नेट फोर्स हो गया कौन से चार्ज पर, सी वाले चार्ज पर। अगर मुझे डायरेक्शन पूछे वो कि सी वाले चार्ज पर जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए वैसे तो आपको फॉर्मूला पता होगा, 11th क्लास में आपने वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ा होगा, tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो आप चाहो तो वैसे इस फॉर्मूले से डायरेक्शन भी चेक कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले से डायरेक्शन चेक करने के बजाय यहाँ पे अपन डायरेक्ट ही बता सकते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स जो है वो एफ एफ है। अगर दोनों ही फोर्स एफ एफ है तो जो नेट फोर्स आएगा वो कहाँ आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा। तो बिल्कुल बीच में जो आएगा वो नेट फोर्स आएगा, तो वो बिल्कुल बीच में आ रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कहाँ पे हो जाएगी, वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगी। अगर आप चाहो तो उसको जे कैप बोल सकते हो। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ वो जे कैप डायरेक्शन में आएगा, यानी बिल्कुल ऊपर आएगा वाई डायरेक्शन में, तो जे कैप बोलता हूँ उसको। तो ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर पे क्यू क्यू चार्ज रखे हैं चारों कॉर्नर्स पे। तो ये स्क्वायर है, चारों कॉर्नर्स पे जो है वो स्मॉल क्यू चार्ज रखे हैं हमारे, ठीक है। और इसकी जो साइड है वो ए है। मैं नाम दे देता हूँ इनका ए बी सी और डी। आपको बताना है सी वाले पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, मतलब जो चार्ज सी पर रखा है उस पर नेट फोर्स की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप कैलकुलेट कीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए कि सी पे नेट फोर्स कितना आएगा, फिर समझाता हूँ मैं कैसे करूँगा। तो आई होप कि आपने सोचा होगा
तो चलिए सी पे नेट फोर्स निकालते हैं। तो सी पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? ए बी सी और डी चारों फोर्स लगा रहे होंगे। तो बी सी पर फोर्स कहाँ लगा रहा होगा? तो बी सी पर फोर्स इधर लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ। उसको मैं नाम दे रहा हूँ एफ सी बी। एफ सी बी मतलब फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ऐसे डी फोर्स कहाँ लगा रहा होगा? डी इधर फोर्स लगा रहा होगा एफ सी डी। सी डी क्यों बोला? सी पर डी की वजह से फोर्स। डी इधर क्यों फोर्स लगा रहा है? क्योंकि वो उसको रिपेल कर रहे हैं, और बी उसको ऊपर रिपेल कर रहे हैं, तो वो फोर्स ऊपर लगा रहा होगा। ठीक है, ए भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ए की बात में करूंगा, पहले मैं एक बार बी और डी की बात खत्म कर लेता हूं। अब बी कितना फोर्स लगाएगा देखो, तो एफ सी बी की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि चार्ज क्यू क्यू है और डिस्टेंस जो वो ए है, क्योंकि जो साइड है स्क्वायर की वो ए दी हुई है। ऐसे ही जब आप एफ सी डी निकालोगे तो एफ सी डी की जो वैल्यू आएगी वो भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही आएगी। आ रही बात समझ में? मतलब सी वाले चार्ज पर बी जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स डी भी लगा रहा है। तो मैं काम करता हूँ, दोनों फोर्स को मैं एफ एफ मान लेता हूँ एक बार, और एफ की वैल्यू मैं बाद में के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पुट कर दूंगा। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इन दोनों का नेट निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे एफ सी डी को भी मैं एफ ही बोल रहा हूँ और एफ सी बी को भी मैं एफ ही बोल रहा हूँ। तो पहले इन दोनों का मैं नेट निकाल लेता हूँ। तो ये दोनों जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं। देखो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो जब आप इन दोनों का नेट निकालोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से, तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो √2f आएगा। ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर लेना, दोनों का जो नेट आएगा वो √2f आएगा वेक्टर वाले फॉर्मूले से। और वो कहाँ आएगा? तो दोनों फोर्स जो है वो बराबर है, तो जो नेट आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा। तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा और वो √2f आएगा। आ रही बात समझ में? तो वो √2f आ गया बिल्कुल बीच में। अब है ना, ये वाला जो चार्ज है ए, ये भी तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये ए चार्ज क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये वाला चार्ज कहाँ पे फोर्स लगाएगा? ये वाला चार्ज इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी इस डायरेक्शन में एक फोर्स और लगेगा एफ सी ए। ठीक है, तो ये एफ सी ए फोर्स और लगेगा अभी। अब जो एफ सी ए और इन दोनों का जो नेट आया है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो मैं एफ सी ए और निकाल लेता हूँ, और एफ सी ए में फिर मैं √2f डायरेक्टली जोड़ दूंगा, क्योंकि वो दोनों फिर सेम डायरेक्शन में है। तो ये √2f क्या है, ये ध्यान रखना भाई, ये √2f है इसके और इसके फोर्स का नेट। तो इन दोनों का नेट तो बिल्कुल बीच में आ ही गया, और ए वाला जो फोर्स है वो तो बीच में लगा रहा है। तो ओवरऑल जो नेट निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा? वो निकालूंगा एफ सी ए प्लस √2f। ठीक है, तो सी ए एफ सी ए की वैल्यू कितनी होगी? तो एफ सी ए निकालने के लिए पहले मुझे इस साइड की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो ये लेंथ कितनी बनेगी? ये इस स्क्वायर का डायगोनल बन जाएगा। ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस से ये आपकी √2a आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका एफ सी ए आएगा वो आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी √2a का स्क्वायर, वो हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो एफ सी ए की वैल्यू आ गई के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब मुझे नेट फोर्स चाहिए, तो एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट हो जाएगा एफ सी ए प्लस √2f। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी हो गई? एफ सी ए आ गया आपके पास कितना? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2f। अब ये √2f कितना है हमारे पास? √2f, और f मैंने किसको माना था? के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को। तो ये हो जाएगा √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये आपके पास नेट फोर्स की वैल्यू आ गई जो इस C वाले चार्ज पे लग रहा है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड आया है। आपको वो ऐसे भी पूछ सकता है कि C पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसको वेक्टर फॉर्म में भी पूछ सकता है आपको, तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे भाई इसको? नेट फोर्स जो आया वो वहां पे आया है, ये जो नेट फोर्स आया है वो यहाँ से कितने डिग्री के एंगल पे आया है? 45 डिग्री के, क्योंकि बिल्कुल बीच में है भाई, पूरा 90 का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का। तो आप चाहो तो नेट फोर्स को वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हो। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? देखो एफ नेट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, ये पूरी वैल्यू इंटू cos 45। cos 45 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा cos 45। तो ये पूरा, इस पूरे को लिख दो इंटू cos 45 आई कैप। आई कैप क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि cos 45 जो आ रहा है वो आई कैप में आ रहा है, प्लस एक कंपोनेंट जो आएगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा ऊपर, तो वो आएगा sin 45। तो यानी इस पूरे का एक कंपोनेंट और आएगा sin 45, और वो जो आपका आएगा वो आएगा जे कैप में। तो आप चाहो तो उसको वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हो। एफ नेट की जो वैल्यू आएगी उसका कोस वाला कंपोनेंट तो आई कैप में आएगा, और साइन वाला जो कंपोनेंट आएगा वो जे कैप में आएगा। तो ये आपकी इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। तो आंसर अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड में पूछा गया है तो मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में पूछा गया तो ये आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में जो है ये वैल्यू है पूरी की पूरी। ठीक है,
तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि मेरे पास एक क्लॉक है, ठीक है, और इस क्लॉक के सेंटर पे 1 कूलम चार्ज रखा है, ठीक है। इसके सेंटर पे कितना कूलम चार्ज रखा है? 1 कूलम चार्ज रखा है। और टॉप पे रखा है 12 कूलम, यहाँ पे फिर रखा है 1 कूलम, यहाँ पे रखा है फिर 2 कूलम, यहाँ पे रखा है 3 कूलम, यहाँ पे रखा है 4 कूलम, यहाँ पे रखा है 5 कूलम, नीचे रखा है 6 कूलम, यहाँ पे फिर रखा है 7 कूलम, यहाँ पे फिर रखा है 8 कूलम, यहाँ पे रखा है 9 कूलम, यहाँ पे रखा है 10 कूलम, और यहाँ पे रखा है 11 कूलम। अच्छा क्वेश्चन है। तो एक क्लॉक है जिस पर ऐसे 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम चलते चलते ऐसे 12 कूलम रखा हुआ है, सेंटर पे 1 कूलम रखा है, और ये जो डिस्टेंस है ये मान लो आप कितना लें, चलो सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा आपका। मैं इसको 1 मीटर ले लेता हूँ। मान लो ये जो रेडियस है इसकी वो कितनी मीटर है? 1 मीटर है। आपको बताना है इस 1 कूलम वाले पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, थोड़ा सोल्व कीजिए इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट आप इसको सोल्व कीजिए, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपने सोल्व किया होगा इसको। अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पे देखो आप 12 कूलम का जो चार्ज है वो 1 कूलम पे कहाँ फोर्स लगाएगा। तो 12 कूलम वाला जो चार्ज है वो इस 1 कूलम पे जो फोर्स लगाएगा वो नीचे की तरफ लगाएगा, ठीक है। अब वो जो फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ वो कितना लगाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 12 कूलम वाला जो चार्ज लगा रहा है, 12 कूलम जो चार्ज जो है वो कितना फोर्स लगाएगा? देखो K Q1 यानी 12 इंटू Q2 यानी 1, क्योंकि ये तो 1 है, अपॉन R स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये फोर्स लगाएगा 12K। कितना फोर्स लगाएगा ये आपका? 12K फोर्स लगाएगा। तो ये नीचे लगा रहे हैं 12K फोर्स, ठीक है। ऐसे ही फिर 6 कूलम वाला कहाँ फोर्स लगाएगा? तो देखा जाए तो 6 कूलम वाला जो चार्ज है वो ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि वो उसको ऊपर रिपेल करेगा। और वो कितना फोर्स लगाएगा? वो लगाएगा 6 कूलम वाला चार्ज कितना फोर्स लगाएगा? देखो 6 कूलम का जो चार्ज है वो कितना फोर्स लगाएगा? तो 6 कूलम का जो चार्ज फोर्स लगाएगा वो लगाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी K इंटू 1 इंटू 6 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो यानी वो लगाएगा 6K। तो 6 कूलम का जो चार्ज लगा रहा है वो 6K लगा रहा है। 12 कूलम का जो चार्ज फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है 12K। तो 12 के नीचे लग रहा है, 6K जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है आपका? वो लग रहा है ऊपर। तो इन दोनों का जो नेट बचेगा वो कहाँ बचेगा बताओ? 6K लग रहा है ऊपर, 12K लग रहा है नीचे। तो जो नेट ओवरऑल फोर्स लगेगा वो लगेगा 6K, और वो लगेगा नीचे की तरफ। मतलब 12 कूलम और 6 कूलम का जो दोनों का जो नेट फोर्स आया वो आ गया 6K नीचे की तरफ। आ रही बात समझ में? तो मैं काम करता हूँ, इन दोनों का जो नेट है 6K और 12K का, उसको मैं डायरेक्टली शो कर देता हूँ नीचे की ओर, वो बचेगा 6K, इधर बचेगा 6K। तो ये 6K फोर्स आया है 12 और 6 का दोनों का मिला के, ठीक है। ऐसे ही देखो 1 कूलम वाला फोर्स कहाँ लगाएगा? तो 1 कूलम वाला जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा, 7 वाले की साइड में। वो लगाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो वो लगाएगा 1K। तो 1K लगेगा इस तरफ, रिपेल करेगा ना इस 1 कूलम चार्ज को, और 7K उधर रिपेल करेगा। तो 7K जो लगाएगा वो लगाएगा उधर, वो लगाएगा 7 कूलम वाला 7K, 1 कूलम वाला लगाएगा 1K। तो 1K और 7K का जो नेट आएगा वो ऊपर की तरफ बचेगा, और वो ऊपर की तरफ कितना बचेगा? 6K, ठीक है। तो ये आ गया 6K किस किस का? 1 कूलम का और आपका 7 कूलम का, ठीक है। अब बात करते हैं 2 कूलम का और 8 कूलम का। तो 2 कूलम वाला क्या करेगा? 2 कूलम वाला इसको इधर रिपेल करेगा। कितना फोर्स लगाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उससे जब आप चेक करोगे तो वो 2K आएगा।
ऐसे 8 कूलम वाला कहाँ फोर्स लगाएगा, 8 कूलम वाला फोर्स लगाएगा इधर, और वो लगाएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी वो लगाएगा 8k। तो 8k और 2k का जो नेट बचेगा वो बचेगा 6k, और वो इस तरफ बचेगा, तो ये आ जाएगा 6k। ये आ गया 2 कूलम का और 8 कूलम का। तो देखा जाए तो जो आमने सामने वाले पेयर है उन सबका जो नेट बच रहा है वो 6k बच रहा है। जैसे 3k की बात करूं तो 3k वाला जो है 3 कूलम वाला इधर लगाएगा 3k, 9 कूलम वाला उधर लगाएगा 9k, तो नेट जो बचेगा वो उधर बचेगा 6k। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 4 कूलम की बात करूं तो 4 कूलम वाला उधर लगाएगा 4k, और 10 कूलम वाला इधर लगाएगा 10k, तो 10 कूलम वाला इधर लगा रहा है 10k, 4 कूलम वाला उधर लगा रहा है 4k, तो जो नेट बचेगा वो बचेगा 6k। ऐसे ही मैं 5 कूलम की बात करूं तो 5 कूलम वाला इधर लगाएगा कितना 5k, और 11 कूलम वाला इधर लगाएगा 11k, तो 5k और 11k का जो नेट बचेगा मेरे पास वो कितना बच जाएगा मेरे पास 6k। समझ में आ रही है बात। तो सब पेयर्स के कितने कितने फोर्स आ रहे हैं वो मैंने चेक कर लिया, तो हर पेयर का जो फोर्स आ रहा है वो 6k 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 आ रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं इस 6k को जो है वो f मान लेता हूँ, f को लास्ट में मैं फिर 6k से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अब इस पूरे नेट फोर्स को मैं थोड़ा सा एक बार बाहर ले आता हूँ, पूरे नेट फोर्स को उठा के एक बार मैं बाहर ला रहा हूँ। तो देखो क्या सीन बन गया है हमारा, सीन हमारा ऐसा कुछ बन गया है, इधर 6k है, इधर 6k है, उधर 6k है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, इधर 6k है, फिर आपका इधर 6k है, फिर उधर 6k है। ठीक है, 6k 6k 6k, फिर नीचे इधर 6k है, फिर एक और 6k है, और एक फिर बिल्कुल नीचे 6k है। ठीक है, 6k 6k और 6k। देखो हर 6k के बीच में जो है वो 5 मिनट का फर्क है, और घड़ी की सुई जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब इन सबके बीच में आपस में 30 डिग्री का एंगल है। समझ में आ रही है बात, ये तो पता होगा ना आपको मैथमेटिक्स में, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो आपका 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो मतलब ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, ऊपर वाला भी 30 डिग्री का है, तो ये पूरा कितने का हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 60 डिग्री का। ऐसे नीचे ये 30 डिग्री का, और ये पूरा जो हो जाएगा वो आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। हमको नेट फोर्स चेक करना है, तो नेट फोर्स कैसे चेक करेंगे, देखो कंपोनेंट ले लो आप। पहले मैं इस 6k का कंपोनेंट ले रहा हूँ, तो इस 6k का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा 6k cos 30, और ऊपर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 6k sin 30। ठीक है। ऐसे ही इस 6k का कंपोनेंट कितना आएगा, इस 6k का इधर कंपोनेंट आएगा 6k cos 60, और ऊपर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 6k sin 60। आ रही बात समझ में। तो ऊपर वालों के कंपोनेंट ले लिए मैंने, अब नीचे वाले कंपोनेंट लो। इस 6k का कंपोनेंट क्या आएगा, वो आएगा 6k cos 30, और नीचे जो आएगा वो आएगा 6k sin 30। ऐसे जब मैं इस 6k कंपोनेंट लूंगा तो ऊपर तो कंपोनेंट आएगा कितना 6k cos 60, और नीचे जो आएगा वो आएगा कितना 6k sin 60। अब हमको नेट चेक करना है, मैंने इनके कंपोनेंट ले लिए भाई, तो अब इनसे इनसे और इससे तो कोई लेना देना रहा नहीं, क्योंकि इनको तो मैंने कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना बच रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर है 6k sin 30 और नीचे है 6k sin 30, कैंसिल आउट हो गए। ऊपर है 6k sin 60 और नीचे है 6k sin 60, तो वो sin 60 वाले भी कैंसिल आउट हो गए। तो नीचे केवल एक 6k बचा, जो ये वाला था। अरे बात समझ, जो ये वाला था वो वाला 6k बच गया, तो नीचे केवल 6k बच रहा है, और नीचे की डायरेक्शन को क्या बोलूंगा मैं, माइनस जे कैप। तो माइनस जे कैप में तो बच रहा है 6k। ठीक है। अगर मैं आई कैप में बात करूं तो आई कैप में इधर कितना है, आई कैप में एक तो 6k है, 2 बार 6k cos 30 है, और 2 बार cos 60 भी है। तो मैं क्या लिखूंगा आई कैप में, आई कैप में लिखूंगा 6k प्लस 6k cos 30 2 बार। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे, एक काम करता हूँ मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो आई कैप में कितना आएगा, देखो एफ जो आएगा आई कैप में कितना आएगा 6k प्लस 2 टाइम्स 6k cos 30 प्लस 2 टाइम्स 6k cos 60, और इनटू में क्या आ जाएगा आई कैप माइनस का 6k जे कैप। समझ में आया क्या किया, क्योंकि 2 बार तो 6k cos 30 है और 2 बार 6k क्या है आपका cos 60 है। तो जब आप उसको थोड़ा सोल्व करोगे
एक काम करता हूँ मैं 6k को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस cos 30 कितना होता है √3/2, तो उस 2 से ये 2 कर जाएगा तो 1 प्लस √3 प्लस यहाँ पे आएगा cos 60 यानी 1/2 यानी 1 प्लस 1 आई कैप माइनस 6k जे कैप। ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो जब ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 प्लस √3, तो आंसर आएगा 2 प्लस √3 इंटू 6k आई कैप माइनस 6k जे कैप। ये आपका इस पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा वेक्टर फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो अंडर रूट आई कैप वाले का स्क्वायर प्लस अंडर जे कैप वाले का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो, 11th में हमने पढ़ रखा है ये सब चीजें। तो चलो ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, बाकी लगाया तो उसके अंदर कूलम्ब्स लॉ ही है, कुछ खास नहीं है। डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना था और थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए आपको, बाकी सब कुछ चीज़ें इसमें भी आसानी थी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।